बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले रमज़ान मुबारक। आज पहली रमज़ान है। रात देर गए चाँद का ऐलान हुआ है, जिस पर बाज़ लोगों ने शक भी ज़ाहिर किया कि 10 बजे चाँद नज़र आने का कोई तुक नहीं है, और कुछ लोगों ने तो ये दूर की हवाई भी इस काबिल समझी कि उसे फैलाया जाए कि चूँकि रुयत हिलाल कमेटी की ये नामज़दगी इमरान खान ने अपने दौर में की थी और ये मौलवी हज़रात इमरान खान के लोग हैं, तो हो सकता है बुशरा पिंकी जादूगरनी जो है उसने कोई टूना किया हो, कोई ऐसा हिसाब लगाया हो यकम रमज़ान एक दिन पहले ही कर दिया जाए। तो ये बहरहाल अज़राए तफन्नुन मैंने बात कर दी है, हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो। बहरहाल रोज़ा पूरे इत्मीनान के साथ रखिए। अगर ये ज़बरदस्ती का रोज़ा है तो इसे नफली इबादत में अल्लाह ताला शामिल फरमा देगा, और अगर ये असली है तो फिर रमज़ान पूरा हो जाएगा। तो बहरहाल ये भी लोगों में तबसरे और चेमे गोइयाँ हो रही हैं, मैंने बता दिया। रमज़ान की पहली तारीख आपको मुबारक हो। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर के लिए इलेक्शन की तारीख दे दी है। पंजाब के सूबाई इंतखाबात का जो इनेकाद 30 अप्रैल को होना था वो अक्टूबर तक चला गया है, और यानी कि कौमी असम्बली और सूबाई के इंतखाबात इकट्ठे होंगे। अब यहाँ एक लाइटर बोर्ड में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन की तारीख अब तब्दील नहीं होगी, यानी 8 अक्टूबर ही रहेगी। अगरचे सन तब्दील हो सकता है, 2023 की बजाय 2024 हो सकता है। यहाँ जो पहला तअस्सुर लोगों ने लिया इस बात का कि जनाब क्या सुप्रीम कोर्ट से टकराव होने वाला है, तो मैं इस सिलसिले में अर्ज़ कर दूं कि सारी स्कीम मुकम्मल तौर पर फूल प्रूफ कर दी गई है। कोई ऐसा इक़दाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिससे पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम हो, क्योंकि 2 रोज़ पहले मैं आपको ये बता दूं, कुछ खबर का कुछ हिस्सा आप तक पहुंच गया होगा, कुछ हिस्सा मैं बता देता हूं कि 2 रोज़ पहले ये फैसले किए गए थे कि अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए जो मुनज़्ज़म और मनसूबा बंद कोशिशें की जा रही हैं, जिनमें इदारों के अंदर छुपे हुए अफराद भी मौजूद हैं, अब इनको मज़ीद मोहलत नहीं दी जाएगी। वहाँ हाई कमान ने अपने कदम जमा लिए हैं। ज़ाहिर है उन्हें बहुत मुश्किलात पेश आ रही थी, नीचे कुछ साजिशी अनासर बैठे हुए थे हर जगह, तो उन पर काबू किसी हद तक पाया गया है और किसी हद तक मज़ीद काबू पा लिया जाएगा। और जब सारा ये मामला फूल प्रूफ हो चुका तो अब कुछ अहम फैसले कर लिए गए हैं। इन फैसलों में अदलिया के अंदर के लोग भी जद में आएंगे, और यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मोहम्मद खान भट्टी के जो इंकशाफात हैं, और इसी हवाले से कुछ दूसरे लोगों के भी जो इंकशाफात हैं, कुछ पिछले महीने मरियम नवाज साहबा ने भी इसी बारे में कहा था कि ट्रक चलते हैं और जजों को पैसे जाते हैं और फिर वो उसके मुताबिक फ़ैसला करते हैं। एक फैक्टर ये भी है, और दूसरा फैक्टर ये भी है कि पीटीआई के लिए जो एक साजिश इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनी थी, उसमें कुछ लोग वैसे भी इसके हिस्सेदार थे, और कुछ लोग वो जो कहा जाता है कि बीवियों और बेटियों का क्रश है इमरान खान, तो उस वजह से भी कुछ मजबूरियां थीं। लेकिन अब इन अनासर की शामत आने वाली है। जो कुछ मोहम्मद खान भट्टी ने कहा और जो कुछ दूसरे ज़राए से बाहर आया, उनमें से हर एक इल्ज़ाम की डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। हवा में कोई बात नहीं है। यही वजह है कि यहाँ से फैसला आया है कि हम इन ऑडियो लीक्स को अहमियत नहीं देते, इसलिए कि अगर वो इनकी तहकीकात कराने का फ़ैसला करते हैं, कमीशन बनाते हैं या किसी हवाले से रेफरेंस को मंजूर करते हैं, तो फिर वो सारे भेद खुल कर सड़क पर आ जाएंगे, चौराहे पर आ जाएंगे, और फिर दुनिया जो थू थू करेगी। अब इनको अंदाज़ा नहीं कि ये इनकार करके इन्होंने उन 4 जजों को ख़ास तौर पर अवाम की नज़रों में बहुत ज़्यादा मशकूक कर दिया। और लोग कह रहे हैं कि अगर ये लोग सच्चे होते तो तहकीकात का ऐलान हो जाता। तहकीकात ना कराने का मतलब ये है कि दाल में बहुत कुछ काला है, और जितने भी काले हैं दाल में, ये सारे अब एक एक करके निकाले जाएंगे। पार्लियामेंट ने आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाने का फ़ैसला कर लिया है, और कई फ़ैसले ऐसे हैं जो मेड पब्लिक नहीं किए जाएंगे। ये फ़ैसले बाद अज़ां आते रहेंगे, सामने आते रहेंगे। और ये जो टकराव वाली बात है, तो इसमें एक फ़िक्र में बात ख़त्म करूँगा। इस टकराव के हवाले से अभी 2-3 अहम बातें मैंने बतानी हैं। टकराव का जो खुलासा है ना, वो यूँ समझ लीजिए कि खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे, खरबूजे ने कटना है। और खरबूजा इस मरतबा पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट इस मरतबा खरबूजा नहीं है। और ये फ़ैसला कुन एक लम्हा आ गया है
जब पाकिस्तान में ये तय हो जाएगा या तय हो चुका है कि आइन की अमलदारी सबको माननी पड़ेगी, घर की मर्जी मामा जी की अदालत अब नहीं चलेगी। तो यार सारे सबूत हैं, कई ऑडियो लीक्स भी हैं, कई वीडियोस भी मौजूद हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको बअमरे मजबूरी सामने लाया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ और पर्दा नशीन भी बेनकाब होंगे। मामला इस हद तक जाएगा कि पगड़ियाँ नीचे गिर जाएंगी और जट को पगड़ी संभालने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए एक मौका दिया गया है कि आप तसादम ना करें, वरना ये सारा कुछ बाहर आएगा। इसमें उन लोगों की शामत भी आएगी जो चकवाल में एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ कोयटा में बैठे हुए हैं। और कल आपने अगर फैसल बावडा का प्रोग्राम सुना है, 2-3 चैनल पर चला है, और एक ही बात उन्होंने की है कि कोयटा वाला और ये चकवाल वाला बदस्तूर साजिशें कर रहे हैं। चकवाल वाले को काफ़ी हद तक उसके पर कुतर दिए गए हैं, लेकिन अभी वो राब्तों में है और अपने राब्ते इस्तेमाल कर रहा है। और इस साजिश के डांडे ये ज़ुल्म खलीलजाद से जो जा मिले हैं, ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए नुकसान हुआ है कि जो लोग ये कहते थे कि इमरान खान तो रियासत मदीना बनाना चाहता है, तो अर्ज़ ये है कि रियासत मदीना बनाने वाले के साथ ये ज़ुल्म खलीलजाद को इतनी मोहब्बत क्यों हो गई, जो सारी दुनिया जानती है कि उसका किरदार हमेशा एंटी पाकिस्तान रहा है। वो पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगवाने भी पेश रहा है। और ये वही आदमी है जिसने 2004 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये धमकी दी थी कि अमेरिकी फ़ौज, उस वक्त बुश की हुकूमत थी, रिपब्लिकन पार्टी की, और ये उसमें था, तो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में, यानी शुमाल मगरबी इलाके जो बनते हैं, कबायली इलाका है या दूसरा कोई पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके हैं जो बिल्कुल शुमाल में वाक़ हैं, तो वहाँ हम अपनी फ़ौज उतार देंगे। बाद में इस धमकी पर अमल करने की नौबत नहीं आ सकी। तो पब्लिक में ये जो ज़ुल्म खलीलजाद ने अचानक इमरान खान की इतनी ज़्यादा हमायत के साथ, ज़ोर व शोर के साथ सामने आने का फ़ैसला किया है, तो इसका आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इमरान खान को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। नुकसान ही नुकसान हुआ, क्योंकि मुल्क में एक तबका वाक़तन ये समझता था कि अब इमरान खान हमें अमेरिका की महकूमी से, अमेरिका की बालादस्ती से निजात दिलाना चाहता है, ये रियासत मदीना बनाना चाहता है, ये पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाना चाहता है। तो ये ज़ुल्म खलीलजाद ने एक ही झटके में इमरान खान की ऐसी की तैसी कर दी, जिसको ये PTI वाले बड़े खुश हो रहे थे कि देखो हमारी हिमायत में कौन आ गया। तो ये ज़ुल्म वाला मसला जिस तरह आपने देखा कि उससे यानी एक उलट नतीजा निकला। और अभी इसने अमेरिका में एक और लॉबिंग फर्म हासिल की है, पता नहीं पराया नाम है या पराया नाम है, पराया उसका मुखफ़्फ़ बनता है पराया। तो वो ये पराया जो है ये इसका अपना हो गया। दो लॉबिंग फर्म इसने पहले से हायर कर रखी हैं। इतना ज़्यादा पैसा भरा उसके पास है, वो चाहे तो अमेरिका की 50 लॉबिंग कंपनियाँ और हायर कर ले, उसके पास बहुत पैसा, लेकिन अब ये पैसा उसके काम आता हुआ नज़र नहीं आता। और यहाँ मैं एक नुक्ते वाली ये बात बता दूँ कि मैंने बार बार ये कहा है कि ये ठीक है, बहुत अहम ताकतवर लॉबी का ये नुमाइंदा है ये खलीलजाद, लेकिन ये फैसला कन पोजीशन में नहीं है। ये साजिश की पोजीशन में ज़रूर है, फैसला कन पोजीशन में नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका नहीं है और ये इसकी रिपब्लिकन पार्टी भी अब हुकूमत में नहीं है। इस वक्त अमेरिका पर डेमोक्रेट्स की हुकूमत है, जो रिपब्लिकन से मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को कट टू साइज़ करने का कभी नहीं सोचा और ना सोचेंगे, क्योंकि उनकी जो तरजीहात है ख़ारजा पॉलिसी में वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अगरचे बुनियादी जो नुकात हैं अमरीकी सलामती और अमरीकी मफादात के, उसमें दोनों पार्टियाँ इकट्ठी होती हैं और दोनों पार्टियाँ नाइंसाफ़ी भी कर जाती हैं, लेकिन तरजीहात में फ़र्क है। मसलन एक फ़र्क ये है कि रिपब्लिकन जो है हमेशा इसराइल का हर लाड बर्दाश्त करते हैं, जबकि डेमोक्रेट जो हैं वो कभी कभी इसराइल को नाराज़ भी कर देते हैं। वो इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं है, वसी तर मानों में वो भी इसराइल के हामी हैं और इसराइल की बका के ज़ामन हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ मामलात पर इसराइल को नाराज़ करने का रिकॉर्ड रखते हैं। तो नाज़रीन ये दो मसले मैंने बता दिए कि अब जो खरबूजा है वो पार्लियामेंट नहीं होगा, और दूसरा ये है कि ज़ुल्म खलीलजाद ने इमरान खान की ऐसी की तैसी कर दी है। और तीसरा पॉइंट ये है कि इमरान खान ने जो ये कहा है कि मुझे कत्ल करने का एक और मनसूबा बना है, जिसमें आज या कल मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, पुलिस आएगी, मेरे घर पर छापा मारेगी और ख़ुद ही अपने 6-7 अफसरों को कत्ल करके ये कहेगी कि ये जिस तरह वो मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल हुआ था, उसमें भी यही हुआ था, शूट आउट हुआ था पुलिस और मुर्तज़ा भुट्टो के हामियों के दरमियान।
तो उस तसादम का फ़ायदा उठाकर मुर्तज़ा भुट्टो को दानिस्ता टारगेट करके कत्ल किया गया और ज़ाहिर ये किया गया कि ये शूट आउट में मुर्तज़ा भुट्टो भी मारा गया, जबकि मुर्तज़ा की भुट्टो की जो मौत थी वो शूट आउट के नतीजे में नहीं हुई थी। शूट आउट हुआ ज़रूर था। तो इमरान खान ने उसकी मिसाल दी है। इस पर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इसने कोई नशा ज़्यादा करना शुरू कर दिया है, ये क्या पागल आदमी है, पागलों वाली बातें करता है, ये ठीक है, ये नशा ज़्यादा करता है, इसकी बातें आजकल होशो खरत से आ रही होती हैं। लेकिन ये जो बात बताई इसमें एक बड़ा गहरा नुक्ता है। इसने हुकूमत को मैसेज दिया है कि अगर पुलिस पार्टी दोबारा ज़मान पार्क में आई या बनी गाला में चला गया तो वहाँ आई मुझे गिरफ़्तार करने के लिए, तो मैं 6-7 पुलिस वाले मरवा दूँगा। मैं अपने शूटर्स को हुक्म दूंगा कि ये 6-7 पुलिस वाले मार दो, और फिर मैं ये कहूँगा कि ये तो मनसूबा हुकूमत का था, मैंने लीक कर दिया, यही तो मनसूबा था हुकूमत का कि वो पहले अपनी ही पुलिस वाले मारेगी फिर मुझे मारेगी। तो उस हुकूमत ने उस मनसूबे पर अमल किया, 5-6 पुलिस वाले मर गए, लेकिन मुझे चूँकि अल्लाह ताला ने एक मौका देना था इसलिए मैं बच गया, वरना आए तो ये मुझे मारने थे। और मारने के लिए जब आए तो उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक अपने ही 5-6 पुलिस वाले मार दिए और मैं बच गया। तो ये इसकी स्कीम थी। ये इसकी स्कीम है ख़तरनाक, बड़ी यानी बड़ी फसादी और बड़ी, जिसके इसके अंदर का जो गंद है, इमरान खान के जहन के अंदर की जो नजासत है और जो पाकिस्तान में फसादात के लिए उसके जहन में जो मनसूबा पनप रहा है, ये उसका एक इशारा है। लेकिन जहाँ वही बात कि नशे की ज़्यादती में आ गया है, दरअसल उसने अब बज़ाहिर अपने लिए उसने एक जवाज़ निकाला कि मैं 5-7 पुलिस अफसरों को कत्ल कर दूंगा, इस तरह एक अनारकी की फ़िज़ा पैदा हो जाएगी। लेकिन दरअसल उसने अपना मनसूबा लीक कर दिया है और अब हुकूमत को पता चल गया है कि ज़मान पार्क में पुलिस पार्टी ने रवायती तरीके से छापा मारा तो फायरिंग होगी और 5-7 पुलिस वाले मारे जाएंगे। गोया कि अब हुकूमत को अगर वो इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहती है और जब भी वो इमरान खान को गिरफ़्तार करेगी तो उसको अपने मंसूबे में तरमीम व इजाफ़ा करना होगा, ऐसा मंसूबा बनाना होगा जिसमें शूट आउट की नौबत ही ना आए। गोया कि इमरान खान ने अपना ये मंसूबा लीक करके हुकूमत के हाथ मजबूत कर दिए हैं और जो उसने करना था अब वो नहीं कर सकता, ये गया मारा इस सिलसिले में। तो नाज़रीन, आखिर में ये जमशेद दस्ती शामिल हो गया PTI में। इसका आप पुराना वीडियो क्लिप सुन लीजिए जिसमें इसने कहा है कि इमरान खान सदी का बदतरीन झूठा आदमी है, सबसे बड़ा झूठा आदमी है, फ़राड है, बेईमान है, इसकी कोई अखलाकियात नहीं है। और अगर ये हुकूमत में आ गया दोबारा तो ये जनाब इसके दौर हुकूमत में बहन और भाई का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ये बातें हमें मालूम है कि ये बहन और भाई का रिश्ता ख़त्म करने के लिए इमरान खान को लाया जा रहा है। लेकिन यहाँ मकसद ये इसको दोहराना नहीं है, बल्कि जहाँ मकसद ये बताना है कि गोया के जमशेद दस्ती ने इमरान खान के इस फार्मूले को मान लिया है कि अब मुल्क में ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जिसमें बहन और भाई के रिश्ते ख़त्म हो जाएं। तो नाज़रीन, अब देखिए अब अगले मरहले कैसे आते हैं, अगले मरहलों में इमरान खान क्या करता है। बज़ाहिर इमरान खान के हाथ पांव बांधे जा चुके हैं, उसकी अवामी क़ुव्वत का एक्सपोजर हो गया है, हुकूमत को पता चल गया है, इदारों को पता चल गया है कि ये अवाम को सड़कों पर लाने की अहलियत और सलाहियत नहीं रखता। ये सिर्फ़ उसी मुकाम पर बड़ा जुलूस या बड़ा जलसा कर सकता है जहाँ ये ख़ुद मौजूद हो। तो लेकिन अब मैं ये बता दूं कि अब ये स्ट्रेंथ भी जो है ये भी इसकी कम हुई है। यानी अब ये जहाँ भी जलसा करेगा, इसके जलसे में, इसकी रैली में, इसके धरने में उतने लोग शिरकत नहीं करेंगे जितने लोग अब तक शिरकत करते रहे हैं। यानी वो सलाहियत भी कमज़ोर पड़ी है। लेकिन अपनी ज़ात की मौजूदगी से बाहर के इज्तिमाआत में ये लोगों को सड़कों पर लाने में कामयाब नहीं हो सकता। इसकी नाकामी खुल कर अया हो गई है, सारा मामला इसका सत्यानाश हो गया। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप खुद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, आप वहाँ बार में 20 लोगों को आप जानते हैं। आप उनमें से 10, 15, 20, 50 लोगों को बुला लें, अगर 50 में से एक बंदा भी ये कहे कि जी ये बात गलत है, उन बेटों की कोई कहानी ऐसी नहीं है, तो फिर हमें बुला के सजा दें। लेकिन अगर उन बेटों की कहानियां जो हैं वो ज़बाने ज़दे आम हैं, अली शाही के किस्से जो
جو ظلم اور جبر کر رہی ہے، بدماشی کر رہی ہے، اور جو بڑے دعوے کر کے آیا تھا، جو قوم کو اس نے سب باز دکھایا، میں کہتا ہوں صدی کا اگر جھوٹا اور غلیظ شخص دیکھا جائے عمران نیازی ہے۔ یار ایک چراوا ہوتا ہے نا، اس کی بھی کوئی غیرت اور سوچ ہوتی ہے، اس کا بھی کوئی قول و فعل ہوتا ہے، کوئی اس میں بھی تھوڑا سا ضمیر اور ایمان ہوتا ہے۔ یہ تو بے ایمان ہے، بدبخت ہے، جھوٹا ہے، قوم کو ذلیل کر دیا۔ دنیا پہ ہم بھکاری بن گئے، کہیں کرونا ڈرامہ چل رہا ہے، فراڈ چل رہا ہے، کرونا کے نام پہ بھتے خوری چل رہی ہے، لوٹ کسوٹ ہے، ادھر جلسے ہو رہے ہیں، ادھر سکول کالج بند کر دیے ہیں، لوگوں کو بس بچوں کی تعلیم کو تباہ برباد کر دیا ہے، اور نوجوانوں کو زبردستی عمران خان نے بے روی پہ لگا دیا، چرس پہ لگا دیے، ہیروین پہ لگا دیے، کیونکہ خود ہیروین پینے والا ہے، کوکین استعمال کرتا ہے، کرپٹ اور بددیانت آدمی ہے۔ اب اس نے سکول کالج یونیورسٹیاں پہ بین لگا کے نوجوان نسل کو، کیونکہ جو سکول کالج نہیں جائیں گے وہ چرس پیئیں گے، وہ ہیروین پیئیں گے، یہ اس کا ایجنڈا پاکستان کی نسل نو کو تباہ کرنے کا ایجنڈا ہے۔ کیونکہ دیکھیں کھیل اس نے تباہ کر دیے، کرکٹ تباہ ہو گئی، سپورٹس مین آیا، باقی سپورٹس دیکھیں تباہ کر دی، اب اس نے ملک کو تباہ کر دیا۔ یہ آٹا اپنا اس نے گندم روس سے منگائی، جو زہریلی اور گندی ترین گندم ہے، جو پاکستان 7واں ملک ہے دنیا کا، 7واں ملک ہے دنیا کا جو ہمارے پاس گندم کا، مگر گندم اس کی ناقص اور کرپٹ اور غلط اس کی پاکستان دشمن پالیسیوں کی وجہ سے، اور گندم جو ہے نا پاکستان میں باہر بھیجی گئی اور نایاب ہوئی، اور افغانستان میں عمران خان کے کرندوں نے سمنگ